तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी शिद्दत को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम गौतम और ईरा होता है और उनकी धूमधाम से शादी हो रही होती है। ये दोनों ही एक कॉलेज में मिले थे और फिर इन दोनों में इतनी करीबियां आ गई कि अब उनकी शादी हो रही थी। वेडिंग सेरेमनी में गौतम सबके सामने स्पीच देने के लिए खड़ा होता है और अपनी पुश्तैनी अंगूठी के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि इस अंगूठी में कुछ जादू है, ये जिसके पास रहती है उसे उसका प्यार मिल ही जाता है। जैसे कि मेरे पिताजी के पास ये अंगूठी थी तो उन्हें उनका प्यार मिल गया, और अब ये अंगूठी मेरे पास है तो मुझे मेरा प्यार ईरा मिल गई। वहीं पर खड़ा एक लड़का गौर से गौतम की सारी बातें सुन रहा होता है और उसके बोले गए शब्दों को फील कर रहा होता है। गौतम अब ईरा के पास जाता है और उसे बड़े प्यार से वो पुश्तैनी अंगूठी पहनाने लगता है और कहता है कि अगर तुम लंदन में न मिलती तो पेरिस में मिलती, अगर पेरिस में नहीं मिलती तो एम्स्टरडेम में मिलती। मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी गाँव किसी भी शहर से ढूंढ निकालता क्योंकि तुम किस्मत हो मेरी। अब ये प्यार भरी शायरी सुनकर लड़का कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो जाता है और खूब जोर जोर से सीटी और ताली मारने लगता है। फिर वो गौतम के पास जाकर उसकी बोली गई शायरी की काफी तारीफ करने लगता है। अब ईरा और गौतम आपस में सोचने लग जाते हैं कि लड़का आखिर है किसकी तरफ से। तब पता चलता है कि वो दोनों ही उस लड़के को नहीं जानते हैं और ना ही दोनों के फैमिली का है। अब गौतम और ईरा लड़के के पास जाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं तो लड़का बताता है कि मेरा नाम जग्गी है और हम अपनी तरफ से आए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जग्गी और उसके दोस्त पास ही के एक बॉयज हॉस्टल में रहते थे और वो सब बिन बुलाए फ्री की दारू पीने के लिए शादी में अच्छे कपड़े पहनकर घुस आए थे। जो बात गौतम ने ईरा से कही थी वो बात जग्गी के दिल के अंदर उतर चुकी थी और वही शायरी बार बार दोहराते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अब कहानी यहाँ से 3 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि जग्गी कुछ लोगों के साथ पैदल चल रहा होता है। एक आदमी आकर सबको बताता है कि जो भी चीजें तुम्हारे पास हैं जिससे कि तुम्हारी पहचान पता चल सके वो सब जला दो ताकि तुम्हारी पहचान खत्म हो जाए। अब जग्गी आदमी की बात मानकर अपना सब कुछ जलाने के लिए फेंक रहा होता है कि तभी उसे अपने पास से एक शादी का कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। वो उस कार्ड को नहीं जलाता बल्कि उसे अपने जूते के अंदर छुपा लेता है। उसी के बगल में एक लड़का भी होता है जो कि अपनी फैमिली की फोटो देख रहा होता है, तो जग्गी उसे भी फोटो छुपा कर रखने के लिए कह देता है। अब वो सभी लोग एक ट्रक में छुपकर बैठे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो सारे छुपकर किसी और देश में जा रहे हैं। जो लड़का जग्गी के साथ था वो बताता है कि मेरे चाचा का लड़का प्लेन का टायर पकड़कर लंदन पहुंच गया था। प्लेन का टायर जब बंद होता है तो उसमें बैठने के लिए थोड़ी बहुत जगह होती है, लेकिन जब प्लेन आसमान में जाता है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और ठंड भी काफी लगती है, लेकिन मेरा भाई कैसे भी करके बच गया था। अब उसका लंदन में एक होटल है तो मैं वहीं पर जाकर काम करूंगा। जग्गी बताता है कि मेरा भी लंदन में कोई रहता है तो मैं भी उसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब ट्रक का ड्राइवर आकर बताता है कि आगे एक चेक पोस्ट आने वाला है और वहाँ पे चेकिंग मशीन से चेक किया जाता है, तो तुम लोग को वहाँ सांस भी नहीं लेनी है वरना तुम सब पकड़े जाओगे, और अगर पकड़े गए तो फिर मैं तुम लोग को नहीं जानता। यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि जग्गी छुप छुपा कर लंदन जा रहा था, लेकिन वहाँ जाने की वजह क्या थी यह आपको आगे ही पता चलेगा। अब चेक पोस्ट पर ऑफिसर्स मशीन से चेकिंग करने लग जाते हैं कि तभी लड़का बिलाल अपनी सांसें नहीं रोक पाता, जिससे कि पता चल जाता है कि ट्रक में लोग हैं, जिसके चलते ऑफिसर्स उन सभी लोगों को धर दबोचते हैं। अब हम गौतम को देखते हैं जो कि IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में होता है और उसे ही छुपकर बाहर देश से आए लोगों से बातचीत करने के लिए बुलाया गया होता है। फिर वहीं पर हम देखते हैं कि जग्गी से एक ऑफिसर पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन जग्गी हर सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द असाइलम ही दे रहा होता है। तभी उसकी नजर गौतम पर पड़ती है और उसे याद आता है कि ये वही आदमी है जिसकी शादी में वो घुसा था। जग्गी जोर जोर से चिल्लाकर गौतम को बुलाने लगता है, लेकिन गौतम को याद नहीं आ रहा होता कि वो कौन है। तभी जग्गी वही शायरी बोलने लगता है जो गौतम ने शादी में सुनाई थी। तब गौतम को याद आ जाता है कि वही लड़का है जो शादी में फ्री की दारू पीने आया था। अब गौतम जग्गी से मिलता है और कहता है कि तुम जैसे लड़के चोरी छुप के दूसरे देश में घुसकर पैसे कमाने के लिए आ जाते हो और अपने ही देश का नाम खराब करते हो। जग्गी कहता है कि मैं यहाँ ऐसा कुछ भी करने नहीं आया हूँ, बल्कि आपने जो बात कही थी उसकी वजह से मैं यहाँ तक आ गया और किस्मत ऐसी कि आप ही मुझे यहाँ पर मिल गए। अब कहानी यहाँ से 3 महीने
पहले शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि जग्गी हॉकी खेल रहा होता है और वो टीम का सबसे बेस्ट खिलाड़ी होता है। तभी वहां पर उसका एक दोस्त आता है और बताता है कि स्विमिंग पूल में खूब सारी लड़कियां आई हुई हैं और जलपरियों की तरह तैर रही हैं, तो हमें उन्हें देखने जाना चाहिए। फिर तभी वहां पर दूसरा दोस्त आकर कहता है कि हमें अपने गेम पे फोकस करना चाहिए, तभी हम फेमस हो पाएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर बन पाएंगे और तब हमारे पास भी लड़कियां होंगी। इस बात पर जग्गी कहता है कि हम क्रिकेट नहीं हॉकी प्लेयर हैं और हम लोग फेमस नहीं होने वाले, बस सरकारी कोटे में एक नौकरी मिल जाएगी, बस और कुछ भी नहीं। तब फिर तीनों ही एग्री करते हैं कि हमें खेलने से अच्छा पहले लड़कियों को ही देख लेना चाहिए और फिर वो तीनों स्विमिंग पूल में तैरती जलपरियों को देखने निकल जाते हैं। वो तीनों वहाँ पर आराम से बैठकर लड़कियों को निहार रहे होते हैं और अपनी आंखें सेक रहे होते हैं। तभी जग्गी की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम कार्तिका होता है, जो कि स्विमिंग पूल से तुरंत ही निकली थी और उसे देखते ही जग्गी की आंखें उस पर ही टिक जाती हैं और वो उसमें इतना ज्यादा खो जाता है कि उसके पलकें भी नहीं झपक रही होती। कार्तिका उसे देख लेती है और उसकी तरफ ही आगे बढ़ने लगती है। अब ऐसे सिचुएशन में आम लड़का वहाँ से भाग निकलने का सोचता है, पर जग्गी अलग ही दिमाग का लड़का था। वो अपने दोस्तों से कहता है कि लड़की को बैकग्राउंड में लेकर मेरी अच्छी सी फोटो लो, तब उसे मैं अपने इंस्टा पे डालूंगा, जिसे देखकर सब जल मर जाएंगे। अब जग्गी वहीं पर बैठकर अपनी फोटो खिंचाने लगता है और लड़की उसके पीछे आकर मिडिल फिंगर दिखाने लगती है। जग्गी फोटो को देखकर लड़की से कहता है कि जब ये मैं पोस्ट करूंगा तो इंटरनेट के चीथड़े उड़ जाएंगे। तभी वहाँ पर कार्तिका की फ्रेंड शीना आ जाती है और बताती है कि इसके पापा लॉयर हैं और अगर तुमने फोटो डिलीट नहीं करी तो वो तुम्हारे ऊपर केस ठोक देंगे, तो इसे अपलोड करने का तो सोचना भी मत। अब उन दोनों के जाने के बाद जग्गी कहता है कि लड़की चैलेंज करके गई है तो पिक्चर तो पोस्ट करना तो बनता ही है। जग्गी उस फोटो को इंस्टा पर अपलोड कर देता है और उसमें खूब सारे लाइक कमेंट आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कार्तिका को भी पता चल जाता है कि उसके मना करने पर भी उसने फोटो अपलोड कर दी। कार्तिका मोबाइल का कैमरा ऑन करके सीधा बॉयज वॉशरूम में घुस जाती है, जहां पर सभी लड़के तौलिया लपेटकर खड़े थे। कार्तिका उन सभी के तौलियों को हटाकर उनके बैट बॉल्स की फोटोज खींचने लग जाती है और लड़के उससे बचने के लिए भाग रहे होते हैं। कार्तिका अब जग्गी के पास पहुंच जाती है, लेकिन कार्तिका को देखकर जग्गी घबराता नहीं और न ही खुद के बदन को छुपाता है, बल्कि वहीं पर पोजेस देने लग जाता है। अब कार्तिका ने जैसा सोचा था वैसा तो हो ही नहीं रहा था, बल्कि जग्गी तो उस चीज को एकदम नॉर्मली ले रहा था, इसीलिए वो फोटो खींचना बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जग्गी फिर से स्विमिंग पूल एरिया में पहुंच जाता है और कार्तिका को स्विम करते देखने लग जाता है। कार्तिका को समझ आता है कि ऐसे तो जाने वाला नहीं है, तो इससे कुछ काम ही करवा लिया जाए। वो उसे स्टॉप वॉच देकर अपने स्विम करने का टाइम नोट करने को दे देती है। कार्तिका जब अपने स्विमिंग करने का टाइम रिकॉर्ड देखती है तो वो काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा था, जिससे कि वो कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकती थी। जग्गी उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा भारी हो, इसलिए पहले थोड़ा अपना वेट कम कर लो, और ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि किसी लड़की को उसके सामने मोटी बोलना बहुत आसान बात तो नहीं होती है। अगले दिन कार्तिका जग्गी के पास जाती है और पूछने लगती है कि उसने उसको वजन कम करने को क्यों बोला था। जग्गी उससे कहता है कि तुमने जो कंपटीशन का प्रेशर अपने ऊपर ले रखा है वही तुम्हारे वजन को बढ़ा रहा है। तुम्हें ये प्रेशर अपने अंदर से निकाल कर खुद को हल्का करना होगा और अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस को एंजॉय करना होगा, तभी तुम कोई कंपटीशन जीत पाओगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने घोड़े की लगान को थोड़ा ढील दो, तभी घोड़ा तेजी से दौड़ पाएगा। अब कार्तिका उसकी कई बातों को समझती है और अपने सारे प्रेशर और टेंशन को भूलकर स्विमिंग को एंजॉय करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आ रहा होता। जग्गी उससे कहता है कि जिस तरह से तुम कर रही हो उससे तो तुम कभी भी कंपटीशन नहीं जीतने वाली। कार्तिका गुस्से में जग्गी को ही पानी में धक्का दे देती है और कहती है कि अब तुम मुझे अच्छे से करके दिखाओ। जग्गी बार बार चिल्ला रहा होता है कि उसे तैरना नहीं आता, लेकिन कार्तिका को ऐसा लगता है कि वो बस नाटक कर रहा है। कुछ देर बाद जग्गी की आवाज आना बंद हो जाती है, तो कार्तिका जल्दी से पानी में कूदकर जग्गी को बाहर निकालती है। जग्गी होश में नहीं आ रहा होता, तो कार्तिका उसे सीपीआर देती है, जिससे कि जग्गी की आंखें खुल जाती हैं। जग्गी उससे कहता है कि तुमने मुझे किस किया, लेकिन कार्तिका कहती है कि उसने बस जान बचाई है, लेकिन जग्गी कहता है कि हमारे यहाँ तो इसे किस करना ही कहते हैं। अब जग्गी और कार्तिका दोनों ही लोग साथ में धीरे धीरे एक दूसरे के साथ टाइम बिताना शुरू कर देते हैं और उन दोनों में अच्छी खासी करीबियां आने लग जाती हैं। साथ ही साथ जग्गी कार्तिका को स्विमिंग में अच्छे होने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है और कार्तिका जग्गी को तैरना सिखाने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था। एक दिन जब जग्गी कार्तिका को उसके हॉस्टल में छोड़ने आया होता है, तब उन दोनों में एक मूवमेंट बन जाता है और दोनों ही लोग एक दूसरे के होठों को छूने लग जाते हैं, जिससे कि उनके अंदर के सारे तार जुड़ जाते हैं। अब तार जुड़ चुके थे तो सिर्फ होठ के मिलने तक ही वो रुकने वाले नहीं थे और उन दोनों के अंदर और भी चीजें
मुझे जोड़ने की इच्छा जाग गई थी, इसलिए दोनों लोग रूम के अंदर चले जाते हैं। अब अगले ही दिन कार्तिका का स्विमिंग कंपटीशन होता है, जहां पर उसके मम्मी पापा भी आए होते हैं और वहीं पर जग्गी भी मौजूद होता है। कंपटीशन शुरू होते ही जग्गी जोर जोर से चिल्लाकर कार्तिका को चीयर अप करने लग जाता है। तभी वहां पर मौजूद कार्तिका के पापा जग्गी को देखने लग जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये लड़का मेरी बेटी के लिए इतना क्यों चिल्ला रहा है। काफी मेहनत लगन के चलते आखिरकार कार्तिका कंपटीशन जीत ही जाती है, जिसके खुशी में जग्गी और भी ज्यादा उछल उछल कर चिल्लाने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि कार्तिका के मम्मी पापा कार्तिका को कंपटीशन जीतने की बधाई दे रहे होते हैं। तभी वहां पर जग्गी आ जाता है और वो भी कार्तिका को बधाई देने लगता है। अब यहाँ पर जग्गी को काफी बड़ा वाला झटका लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि कार्तिका की 3 महीने बाद लंदन में शादी होने वाली है, जो कि कार्तिका ने कभी भी जग्गी को बताया ही नहीं था। जग्गी अगले दिन कार्तिका के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। कार्तिका पहले तो काफी रूडली बात करती है, लेकिन फिर उसे सॉरी कहती है और बोलती है कि जो हमारे बीच हुआ वो डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मेरी शादी पहले से ही डिसाइडेड थी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो और ये सब भूल जाओ। कार्तिका के अंदर भले ही जग्गी को लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन जग्गी बहुत कुछ फील करने लगा था, इसीलिए वो गुस्से में मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चला जाता है। अब रात में कॉलेज में एक फंक्शन होता है, जहाँ पर सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जग्गी गाना गाने के लिए स्टेज पर आ जाता है। कार्तिका सोच रही होती है कि जग्गी कोई सरफिरे आशिक की तरह दिल टूटा वाला गाना गाएगा, लेकिन होता उसका उल्टा ही है। जग्गी कोई रोने धोने वाला गाना नहीं बल्कि नाचने वाला गाना गाने लगता है और काफी खुश होकर नाच रहा होता है। थोड़ी देर बाद जग्गी कार्तिका से मिलता है और कहता है कि ये शादी तुम मत करो। कार्तिका कहती है कि शादी करने का प्लान तो पहले से ही फिक्स था और तुमसे मिलना फिक्स नहीं था, तो चीजें ऐसे ही हो जाती हैं, तो हम लोग दोस्त भी तो रह सकते हैं। जग्गी पूछता है कि जो हम दोनों के बीच उस रात करीबियां बढ़ी थी वो क्या था। कार्तिका कहती है कि तुम उसे हुकअप या वन नाइट स्टैंड भी मान सकते हो, लेकिन प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। जग्गी बार बार उसे शादी कैंसिल कर देने के लिए मना रहा होता है और अपनी फीलिंग्स बताकर अपने प्यार का इजहार भी कर डालता है, ताकि वो कैसे भी करके शादी कैंसिल करने के लिए मान जाए। जग्गी के बार बार कहने पर कार्तिका कहती है कि अगर तुम्हारी फीलिंग्स आगे भी ऐसे ही रही तो तुम लंदन आ जाना, तब मैं अपनी शादी तोड़ दूंगी। जग्गी उसके शादी के कार्ड में से लड़के का नाम काट कर अपना नाम लिख देता है, लेकिन कार्तिका उससे ज्यादा कुछ नहीं कहती और थोड़ा सा मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। अब सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जग्गी ये सारी कहानी गौतम को सुना रहा था कि वो चुप छुपा कर यहाँ तक किस लिए आया। कार्तिका ने जो कहा था कि अगर वो लंदन आ गया तो वो शादी कैंसिल कर देगी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जग्गी यहाँ तक चला आया था, लेकिन वो अब ऐसा करते हुए पकड़ा गया था। जग्गी कहता है कि जो बात आपने कही थी उसी ने मुझे यहाँ तक आने की हिम्मत दी और आपके प्यार की फिलॉसफी से ही इंस्पायर होकर मैंने ये कदम उठाया है। गौतम कहता है कि वो वक्त अलग था, वो जगह अलग थी और अब मेरी फिलॉसफी कुछ और है। अब यहाँ से कहानी फिर से 3 महीने फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि ईरा और गौतम आपस में लड़ रहे होते हैं। ईरा एक सोशल वर्कर थी और गौतम IFS में था, तो गौतम ईरा को एक पार्टी में लेकर गया था, जहाँ पर कई मिनिस्टर्स आए हुए थे। उन्हीं में से किसी से ईरा की बहस हो गई थी, जो कि गौतम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसीलिए उन दोनों में इस चीज को लेकर झगड़ा चल रहा था। अब वो दोनों ही गुस्से में घर जा रहे होते हैं, तभी एक बच्चा ईरा के पास आता है और कुछ खाने के लिए मांगने लगता है। ईरा एक सोशल वर्कर थी, तो वो खाना लाने के लिए चली जाती है। गौतम बच्चे से पूछता है कि वो कहाँ रहता है। बच्चा उसे बताता है कि वो पास ही के मेट्रो स्टेशन के पास में रहता है और वहाँ बाकी देश के लोग भी रहते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि मेट्रो के पास रह रहे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। ईरा जब ये न्यूज देखती है तो वो समझ जाती है कि गौतम ने ही उन्हें पकड़वाया है, तो उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा होना शुरू हो जाता है। गौतम को लग रहा होता है कि ईरा को उसकी जॉब से नफरत है, लेकिन ईरा को उसके जॉब से नहीं बल्कि उसकी हरकतों से प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो उसने किया था वो कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहेगी। गौतम उस टाइम ज्यादा कुछ नहीं कहता और उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करता। अब कहानी यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ गौतम कहता है कि ये मेरी लव स्टोरी का दूसरा पार्ट था, तो अब इससे इंस्पायर हो जाओ और इंडिया वापस चले जाओ। जग्गी कहता है कि मैं इतनी दूर आकर अब वापस नहीं जा सकता, इसलिए हो सके तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए। गौतम कहता है कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई है और उसकी मर्जी से ही शादी हो रही है और लंदन में कोई भी तुम्हारा वेट नहीं कर रहा और इसमें कोई प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी बर्बादी है। गौतम अपने आदमी को कहकर जग्गी की अगले दिन की फ्लाइट करवा देता है और कहता है कि वो खुद उसे एयरपोर्ट छोड़कर आएगा। जग्गी को अब समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे, तो वो होटल की बालकनी में चढ़ जाता है और वहाँ से कूदने की कोशिश करने लगता है।
गौतम उसे रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन जग्गी उसकी बात नहीं सुनता और बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। जग्गी मरता नहीं बल्कि जिंदा रहता है क्योंकि वो लॉन्ड्री वाली बकेट में गिरा था, जिससे कि उसकी जान बच गई थी। अब जग्गी एक जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात बिलाल से हो जाती है। जग्गी उससे कहता है कि उसे जल्द से जल्द लंदन पहुँचना है। बिलाल कहता है कि ये तभी हो सकता है जब जेब में खूब सारा पैसा हो। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उन दोनों से मारपीट करने लग जाते हैं और पैसे देने की मांग करने लगते हैं। जग्गी कहता है कि मेरे पहचान में कोई है जो पैसे दे सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे एक कॉल करना होगा। वो गुंडे जग्गी को फोन दे देते हैं, लेकिन जग्गी किसी आदमी को नहीं बल्कि कार्तिका को फोन मिला देता है। वो उससे कहता है कि वो अभी फ्रांस में है और वो जल्द ही लंदन आ रहा है, इसलिए शादी तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कार्तिका जब ये सब सुनती है तो उसे पहले तो सब कुछ मजाक लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि जग्गी ने जो बोला है वो सब कुछ सच था और वो सच में लंदन आ रहा है। अब जो गुंडे थे उन्हें समझ आ जाता है कि जग्गी उनको बेवकूफ बना रहा है, तो वो उसे फिर से मारने लगते हैं और मार मार कर बेहोश कर देते हैं। उधर अब कार्तिका को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि उसने तो बस ऐसे ही दिल बहलाने के लिए वो बात कह दी थी, लेकिन जग्गी ने उस बात को सच मान लिया था। अब हम देखते हैं कि जग्गी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहाँ उससे मिलने के लिए गौतम आता है और उस पर खूब गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि वो उसकी निगरानी में भाग निकला था। गौतम इस बार उसे कार से बांध कर ले जा रहा होता है कि तभी जग्गी को समुंदर पर कुछ नजर आता है, तो वो गौतम से उस बारे में पूछता है। गौतम बताता है कि समुंदर के उस पार लंदन है। ये सुनते ही जग्गी एकदम खुश हो जाता है और गौतम से कार रुकवा कर समुंदर पार देखने को कहता है। गौतम उसकी कही बातों को नहीं सुन रहा होता, लेकिन जग्गी अपनी बातों से कार रुकवा कर देखने के लिए मना ही लेता है। गौतम बताता है कि जो शहर तुम्हें समुंदर पार दिख रहा है वो यहाँ से 70 मील दूर है। जग्गी कहता है कि इसे तो मैं तैर कर भी पार कर सकता हूँ। गौतम कहता है कि जितना तुम्हें आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। पानी इतना ठंडा है कि तुरंत ही कुल्फी जम जाएगी और जिंदा तो नहीं बच पाओगे। तभी गौतम के पास उसके आदमी का कॉल आता है और वो बताता है कि अगले 2 दिन तक कोई भी फ्लाइट नहीं है, इसीलिए आपको 2 दिन तक रुकना पड़ेगा। अब गौतम का पूरा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि अब उसे जग्गी को 2 दिन तक और झेलना था, क्योंकि उसने ही उसकी जिम्मेदारी ले रखी थी। अब वो दोनों एक होटल में खाने पीने के लिए जाते हैं, तो जग्गी वहाँ बुक्कड़ों की तरह खाने लग जाता है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है, तो जग्गी उसे घूर घूर कर देखने लगता है। गौतम नोटिस करता है कि लड़की भी जग्गी को लाइन मार रही है, इसीलिए वो जग्गी को उससे बातचीत करने के लिए परमिशन दे देता है। अब दोनों ही लोग ऐसे ही करते हुए टाइम पास कर रहे होते हैं क्योंकि अगले 2 दिन तक उनके पास करने को कुछ भी नहीं था, लेकिन जग्गी के मन में अब भी लंदन जाने का भूत सवार था और वो बस मौका ढूंढ रहा था जाने के लिए। जग्गी गौतम से पूछता है कि अगर भाभी जी आपको छोड़कर चली गई तो आपने उन्हें मनाया क्यों नहीं। गौतम कहता है कि ईरा अपनी मर्जी से गई और उसे यही चाहिए था। जग्गी कहता है कि आपने भाभी जी को मनाने के लिए कुछ किया भी कहाँ, और एक मुझे देखो, मैं तो इंडिया से सीधे यहाँ आ गया। गौतम कहता है कि ये प्यार नहीं है बल्कि तुम स्टॉकर हो। अब इसके बाद जग्गी गौतम का फोन लेकर सीधा ईरा को ही कॉल लगा देता है और गौतम को फोन पकड़ा देता है। गौतम के पास ईरा से बात करने के अलावा अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वो उससे मिलने के लिए कह देता है। गौतम जितनी खुशी से ईरा से मिलने गया था उसे नहीं पता था कि उसकी खुशी गम में बदलने वाली है। ईरा कहती है कि अब हम बिल्कुल भी साथ नहीं रह सकते, इसीलिए मैं डाइवोर्स पेपर साथ लाई हूँ, तो जब भी तुम्हें टाइम मिले इस पर साइन कर देना। गौतम ये सुनकर एकदम गुस्से से भर जाता है और बिना सोचे समझे वहीं पर डाइवोर्स पेपर पर साइन कर डालता है। अब गौतम और जग्गी दोनों घर जा रहे होते हैं कि तभी जग्गी को स्कूबा डाइविंग का सूट दिखता है, तो वो कहता है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं समुद्र पार करके लंदन पहुंच सकता हूं। गौतम पहले से ही गुस्से में था और जग्गी की ये सब बातें सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है, तो वो जग्गी को स्विमिंग पूल में ले जाता है और तैरने के लिए कहता है। जग्गी थोड़ा सा तैर कर ही थक जाता है, तो गौतम कहता है कि जिस समुद्र को पार करने का सोच रहे हो वो इससे कई गुना बड़ा है और तुम वो कभी भी पार नहीं कर पाओगे, और वहाँ पर वो लड़की तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है, इसलिए तुम्हारी लव स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। वो जग्गी को घर लाकर एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि ये कमरा तभी खुलेगा जब तुम्हारे फ्लाइट का दिन आ जाएगा। अब गौतम के साथ जो हुआ था उस गम में वो खूब सारी दारू पीने लग जाता है और अपनी पुश्तैनी अंगूठी देखकर ईरा को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि घर पर ईरा आ जाती है, तो वो देखती है कि गौतम दारू पीकर टल्ली पड़ा होता है। वो उसे उठाकर पूछती है कि तुमने मुझे 4 बजे इतनी सारी कॉल्स क्यों की थी। गौतम कहता है कि मैंने तुम्हें कोई भी कॉल नहीं की थी। तभी गौतम की नजर उस रूम पर जाती है जिस रूम में उसने जग्गी को बंद किया था, और वो देखता है कि वो रूम खुला हुआ था। तब उसे समझ आता है कि जग्गी ने भागने से पहले ईरा को कॉल किया होगा। उसे याद आता है कि वह हमेशा समुद्र को पार कर लंदन जाने को
बोलता रहता था, तो हो सकता है कि शायद वो समुंदर के किनारे ही गया हो। अब गौतम और ईरा जल्दी से समुंदर के पास पहुंच जाते हैं और उसकी तलाश करने लग जाते हैं। तभी गौतम को जग्गी का बैग मिलता है और तब उसे यकीन हो जाता है कि जो उसने कहा था वो वही करने के लिए निकल गया है। अब हम देखते हैं कि जग्गी वही स्विम सूट पहने हुए समुंदर को पार करके लंदन जाने की कोशिश कर रहा होता है। इतने बड़े समुंदर को पार करना नामुमकिन था, लेकिन उसके प्यार के पागलपन के सामने उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था और उसे अपने जान की भी फिक्र नहीं थी। वो धीरे धीरे अब थकने लग जाता है और उसकी सांसें टूटने लग जाती हैं, जिसके चलते वो समुंदर की गहराई में डूबने लग जाता है। तभी ऊपर से किसी का हाथ आता है और उसके हाथ को थाम लेता है। हम देखते हैं कि वहाँ उसे बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम आ गई होती है, जिससे कि जग्गी मरते मरते बच जाता है। जग्गी जब रूम से निकला था तो उसने कार्तिका को वॉइस मैसेज भेज दिया था कि वो लंदन आ रहा है, तो वो अलग ही टेंशन में पड़ गई थी। गौतम उसे कॉल करके बताता है कि वो समुंदर पार करके तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मरते मरते बच गया। गौतम उससे पूछता है कि अगर जग्गी वहां पहुंच जाता तो तुम क्या अपनी शादी तोड़ देती या नहीं। सारी चीजें इतनी अजीब तरीके से हो रही थी, जिसकी वजह से कार्तिका काफी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उसने तो सोचा ही नहीं था कि उसके पीछे प्यार में इतना कोई पागल हो जाएगा, इसलिए वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाती। अब ये सारी बातें कार्तिका के पापा सुन लेते हैं, तो वो उसे अपनी कहानी के जरिए कार्तिका को समझाने की कोशिश करने लगते हैं। वो बताते हैं कि तुम जब छोटी थी तब मेरा अफेयर चल रहा था, तो तब मैंने भी सोचा था कि मैं तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया और तुम लोगों को चुना। इसी तरह तुम्हें भी किसी और को नहीं बल्कि अपनी फैमिली को ही चुनना चाहिए। अब जग्गी को होश आ जाता है तो कार्तिका उससे फोन पे बात करती है। जग्गी ने जो इतना सब कुछ किया था उसे देखते हुए कार्तिका पिघल जाती है और उसे आखिरकार आई लव यू कह ही देती है। जग्गी का प्यार देखकर गौतम भी काफी पिघल जाता है और उसे इंडिया भेजने के बजाय लंदन भेजने की तैयारी करने लग जाता है। वो किसी और के डॉक्यूमेंट्स में जग्गी की फोटो चिपकाकर उसके जाली डॉक्यूमेंट्स बना देता है और फिर लंदन जाने के लिए उसकी फ्लाइट भी बुक कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि कार्तिका अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं ना ही आपको चुनती हूँ, ना ही माँ को, और ना ही जिससे शादी हो रही है उसको। मैं अपने आप को चुनती हूँ, क्योंकि अगर मैं ही नहीं खुश रहूंगी तो दूसरों को खुश कैसे रखूंगी। आपने जो लाइफ में फैसला लिया था वो आपकी कमजोरी थी और आप चाहते तो हमें छोड़कर जा सकते थे और हम लोग कुछ टाइम बाद सही भी हो जाते, लेकिन आपने हमें कमजोर समझा क्योंकि आप कमजोर थे। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ और आपकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैं वो गलती नहीं करूंगी जो आपने करी थी। ये सब बातें उसके पिताजी को इमोशनल नहीं करती, बल्कि और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती हैं, जिसके चलते उसके पिताजी उसे कमरे में बंद कर देते हैं। अब जग्गी आखिरी बार बिलाल से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि वो लंदन जा रहा है और अगर सब सही रहा तो वो उसे भी लंदन बुला लेगा। अब अगले दिन जग्गी की लंदन जाने की फ्लाइट होती है, तो गौतम उसे सारी चीजें समझा रहा होता है कि उसे क्या कैसे बोलना है और कितना बताना है। गौतम उसे वही पुश्तैनी अंगूठी देता है और कहता है कि इसे अब तुम ही रखो, क्योंकि मुझसे अच्छा इसकी रखवाली तुम ही कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि बिलाल ऑफिसर्स के पास पहुंच जाता है और जो भी जग्गी ने उसे अपना प्लान बताया था वो सब उनके सामने उगल देता है। अब सारे ऑफिसर्स एयरपोर्ट पहुंचकर गौतम के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। गौतम उन्हें कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि वो अकेले ही लंदन जा रहा है और उसके साथ कोई भी नहीं है। अब वहाँ पर सब जगह ऑफिसर चेकिंग करने लग जाते हैं, लेकिन जग्गी कहीं भी नहीं मिलता। इस बात को लेकर गौतम भी परेशान होने लग जाता है कि आखिर जग्गी गया तो गया कहाँ। अब फ्लाइट टेक ऑफ करने का टाइम हो जाता है, लेकिन गौतम को जग्गी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि जग्गी प्लेन के उस हिस्से में बैठा हुआ था जहाँ पर प्लेन के पहिए बंद होते थे। जो कहानी उसने बिलाल से सुनी थी उसी के चलते अब जग्गी भी वैसा करने जा रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा काम था। प्लेन जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जाने लगता है वैसे वैसे ठंड बढ़ने लग जाती है और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। अब धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, क्योंकि अब ऑक्सीजन की काफी कमी होने लगी थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे एहसास होता है कि प्लेन अब लैंड कर चुका है। अब वो चुपके से निकलकर बाहर आता है और एयरपोर्ट से निकल जाता है। फिर वो टैक्सी लेकर सीधा उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर कार्तिका से शादी होने वाली थी। कार्तिका जैसे ही जग्गी को देखती है तो वो शादी के मंडप से उठकर सीधा उसकी तरफ भागती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। यहाँ पर हमें लग रहा होता है कि मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है। हम देखते हैं कि जग्गी वहीं प्लेन के कोने में बैठा होता है और पूरी तरह से जम चुका होता है और जो कुछ भी हमने देखा वो सब उसके ख्यालों में ही चल रहा था। तभी उसी वक्त लैंड होने के लिए प्लेन के पहिए खुलने लग जाते हैं और जग्गी पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। प्यार में जो पागलपन उसने किया था उसमें उसे कामयाबी नहीं मिल पाई थी और इस पागलपन के चक्कर में वो अपनी जान ही गंवा देता है।
गौतम अब उस जगह पर आता है जहाँ पर जग्गी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसकी आंख में आंसू के सिवाय और कुछ भी नहीं था। गौतम का आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके पास से एक रिंग मिली है। वो रिंग वही पुश्तैनी रिंग थी जो गौतम ने उसे संभाल कर रखने के लिए दी थी। गौतम अब कार्तिका के पास जाता है और उसे हिचकिचाते हुए कहता है कि जग्गी प्लेन से तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो अब नहीं रहा। ये बात सुनते ही कार्तिका एकदम सुन्न पड़ जाती है और ये यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं होती कि जो गौतम ने कहा वो सच है और जग्गी की याद में खूब रोने लग जाती है। गौतम को एहसास होता है कि जग्गी ने एक लड़की को पाने के खातिर इतना पागलपन कर डाला, लेकिन जो उसके पास था उसे ही कभी मनाने की कोशिश नहीं की और जाने दिया। इसलिए अब वो ईरा के पास जाता है और अपनी टूटी हुई लव लाइफ को फिर से जोड़ने के लिए कदम बढ़ा देता है। यहाँ से सीन एक साल आगे जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जग्गी से जुड़े हुए सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और जग्गी के नाम का दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वहीं गौतम जग्गी की पूरी कहानी सभी को सुना रहा होता है। तभी कार्तिका कहती है कि अगर हम जग्गी को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ऐसे उदास तो नहीं रह सकते, क्योंकि अंदर से जग्गी कितना उदास रहता था लेकिन बाहर से खुशी रहता था, तो हमें भी खुश रहना चाहिए। अब वो जग्गी का गाना यम्मा यम्मा बजा देती है और उसी में सब लोग नाचने लग जाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। कार्तिका की आंखों से पता लग रहा था कि जग्गी के जाने से वो कितना दुखी है, लेकिन सबके सामने उस दुख को बाहर आने नहीं दे रही थी और वो भी सबके साथ नाच गा रही थी और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक तरह से ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ सकती है। आप इससे कनेक्ट होकर मूवी के सारे इमोशंस को फील कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो इस मूवी में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं और बहुत सी चीजें गलत हैं जिन्हें थोड़ा कूल वे में दिखाकर नॉर्मलाइज कर दिया गया है। पहली गलती स्विमिंग पूल का सीन है कि कैसे लड़के पूल एरिया में आकर लड़कियां ताड़ते हैं। रियलिटी में देखें तो जो लड़कियां स्विमिंग सीखना चाहती हैं वो इसी के डर से वहाँ जाती ही नहीं कि वहाँ कुछ मंजिले बैठे होंगे उन्हें घूरने के लिए। फिर अगला सीन जिसमें बिना पूछे लड़की की फोटो क्लिक की जाती है और लड़की के मना करने पर उसे चैलेंज समझकर उसे पोस्ट भी कर दी जाती है। अगर ये सारी चीजें रियल लाइफ में देखें तो लड़का थप्पड़ खाने वाला काम कर रहा था, क्योंकि इसे लड़की से प्यार करना नहीं बल्कि लड़की को छेड़ना कहते हैं। और जो लड़कियों का बॉयज वॉशरूम में घुसकर फोटो क्लिक करने का सीन था उसे भी सही नहीं कह सकते। फिर तो वही बात हो जाएगी कि सामने वाला अगर गलत है तो उसे सही करने के बजाय हम भी उसके जैसे करने लग जाएं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात आती है मूवी में जो शिद्दत वाला प्यार दिखाया गया है वो प्यार नहीं बल्कि स्टॉकिंग ज्यादा है और पागलपन इसमें काफी मिक्स है। यहाँ तक कि मूवी में गौतम ने भी कहा कि ये प्यार नहीं बल्कि स्टॉकिंग है। प्यार तभी होता है जब दोनों तरफ से हो और कार्तिका ने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा था कि वो भी प्यार करती है और लंदन जाकर वो उसका आने का वेट करेगी, बल्कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने ये बात कह दी थी कि अगर लंदन आ गए तो शादी कैंसिल कर दूंगी। अब भला उसे क्या ही पता था कि लड़का इतना पागल होगा। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ईरा और गौतम के बीच प्यार था, लेकिन गौतम के ईगो की वजह से उनका रिश्ता टूट गया था। लेकिन बाद में गौतम का ईरा को मनाने का और अपनी लाइफ में वापस लाने का पूरा हक था। और सबसे गलत बात तो मुझे ये लगी कि माँ बाप की तो कोई वैल्यू ही नहीं दिखाई गई। शिद्दत वाले प्यार के चक्कर में हमें ये दिखाया ही नहीं गया कि जग्गी के मरने के बाद उसके माँ बाप की क्या हालत हुई होगी। जो इंसान अपने माँ बाप के बारे में सोचे बिना किसी और के प्यार में पड़कर पागलपंती करने लगे, उस प्यार का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ तक कि कार्तिका भी अपनी फैमिली से ऐसे बात करती है जैसे उन्होंने कभी कुछ उसके लिए किया ही ना हो और 3 महीने पहले आए हुए लड़के ने पता नहीं क्या ही कर दिया हो कि उसे अपने माँ बाप का प्यार दिखा ही नहीं। ऐसे ही ना जाने कितनी चीजें हैं इस मूवी में कि जब आप सोचने बैठोगे तो बहुत कुछ गलत लगेगा, लेकिन अगर आप इमोशन से कनेक्ट होकर देखोगे तो आपको साल की सबसे बेस्ट रोमांटिक मूवी लगेगी। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा मनोरंजन चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं, लेकिन आप कुछ सीखना चाहते हैं या प्यार को समझना चाहते हैं तो यह मूवी उस चीज के लिए नहीं है। एक्टिंग की बात करें तो सन्नी कौशल ने तो दिल ही जीत लिया है। सन्नी की एक्टिंग काफी काबिले तारीफ रही और वही एक कैरेक्टर था जिसने पूरी मूवी को संभाले रखा। बाकी डायना और मोहित ने भी अपने रोल को काफी सही से निभाया है। वहीं राधिका की एक्टिंग भी सही ही रही। इस मूवी के जरिए उन ऑडियंस को टारगेट किया गया है जो अभी नए नए जवान हुए हैं और प्यार की राह पर अभी जल्द ही कदम रखा है, तो उन सभी को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। अब आपकी मर्जी है, आपकी पसंद है। आप चाहें तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस मूवी को लेकर आपकी क्या राय है और क्या वाकई में जो मूवी में दिखाया गया है वही प्यार होता
होता है या प्यार के मायने अलग हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन शिद्दत मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।